पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। हम किसी के स्वप्न को आकार देते हैं, व्यापार से हटकर सभी को प्यार देते हैं। ये पंक्तियां हैं उस कवि की जिसने कविताएं लिखने गढ़ने से पहले निर्माण कार्य से जुड़े, निर्माण घरों का, लोगों के स्वप्नों को आकार देने का, व्यापार से हटकर सभी को प्यार देने का। शायद आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं साहित्य भूषण सम्मान से नवाजे गए बनवारी लाल गौड़ की। स्वागत है आपका स्टूडियो में गौड़ साहब, कैसे हैं आप? धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। दोस्तों, प्रोग्राम है लिटरेरी गुरु। हमारे साथ हैं आज कवि और व्यवसायी BL गौड़, बनवारी लाल गौड़, और मैं हूँ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। गौड़ साहब, साहित्य का सफर आपका बहुत लंबा नहीं रहा है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। आपकी अब तक वैसे 14 पुस्तकें आ गई हैं, लेकिन उससे पहले 30 वर्षों तक आपने इंडियन रेलवेज में इंजीनियर के रूप में काम किया और अचानक ही तय किया कि इसे छोड़ देना है। ऐसा क्या हुआ कि आपने रेलवे की नौकरी छोड़ दी? क्यों? जीवन में जब से जन्म हुआ तभी से खुददारी मेरे दिमाग में थी कि स्वाभिमान अगर आदमी के पास है तो वो सब कुछ कर सकता है, और स्वाभिमान के बिना मैं तो ये कहूँगा कि आदमी को जीना भी नहीं चाहिए। मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने रेलवे में 30 साल तक नौकरी करता रहा और अपने स्वाभिमान को भी गिराना इस सेंस में कह सकता हूँ मैं कि जो मेरे जूनियर थे जिनको मैंने भर्ती किया वो 2-2, 3-3 बार प्रमोट हो गए और मैं वहाँ का वहीं रहा। तो ऐसे नियमों को मैं सोचा कि अब इस जिंदगी में मैंने कि यहाँ कुछ होगा नहीं। तो अचानक ही एक दिन दिमाग में आया कि मुझे रेलवे छोड़ देनी चाहिए, और उसे छोड़ करके बस मैं इस्तीफा दे करके वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, अभी 9-10 साल बाकी थे, तो मैं बाहर आ गया। कभी अफसोस हुआ आपको उसे छोड़ने का? हाँ, जब छोड़ा 2 महीने के बाद ये प्रश्न आया कि तुम करोगे क्या। और ये प्रश्न किया किसने आपसे? नहीं, मैंने स्वयं से। अच्छा। हाँ, मेरे 4 बच्चे थे, बड़ा डॉक्टरेट फाइनल में MD कर रहा था, बाकी सब एजुकेशन में थे। मैंने सोचा कि इनका पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे घर बना सकता हूँ। क्या बात है। लेकिन इसमें बड़ी कठिनाई आई, क्योंकि स्वयं ठेकेदारों से काम लेना और स्वयं ठेकेदार बनकर काम करना, ये 2 बिल्कुल अलग विधाएं हैं। चलिए, हमने तो शुरू में ही बात बताई अपने दोस्तों को कि आप घरों का निर्माण करते हैं। आपकी पसंद का पहला गाना मुझे लगता है कि हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें। फिल्म पाकीज़ा का ये जो गाना है, कोई यूं ही मिल गया था सरे राह चलते चलते। कौन मिल गया था और ये गाना क्यों पसंद है आपको? देखिए, आपके चेहरे पे बड़ी अच्छी सी मुस्कुराहट और हंसी दोनों आई है। ये जो कवि होता है, इसके जो कल्पना में एक ऐसी फिगर बनी रहती है जो जिससे वो जीवन में कभी नहीं मिला। मुझे ये लगता है कि कल्पना शब्द जो बना, उसका जो आविष्कार हुआ, वो कवि से ही बना। तो मेरी जितनी कविताएं हैं वो प्रकृति से आती हैं। जब मैं कुछ देखता हूँ नया तो मेरी कलम चलने लगती है, और उसमें प्रेम और दर्शन साथ साथ अपने आप आने लगते हैं, जैसे कोई नदी बह रही हो और बगल से निकल करके कोई ट्राइब्यूटरी उसके अंदर मिल जाए। तो बस एक कल्पना ही होती है, और वो मुझे गाना इसलिए अच्छा लगा कि उसमें साहित्यिक पुट था। जी, ये बात तो है कि पंक्तियां बहुत खूबसूरत हैं उसकी, फिल्म पाकीज़ा की। फिल्म देख पाए थे आप? हाँ, मैं फिल्म देखी, बल्कि 2 बार देखनी पड़ी। एक बार मैं अकेला देखा। देखनी पड़ी? अच्छा, एक बार आपने अकेले देखी और फिर पत्नी कहने लगी कि मुझे क्यों नहीं दिखाई, तो फिर दोबारा देखी। अच्छा, आप अकेले भी सिनेमा देख लेते थे? ऐसा कभी होता? कभी जब कोई दोस्त मिल जाए, कहने का चलो भाई आज घर नहीं चलते, वहां जाते हैं, तो ऐसा हो जाता था। चलिए, तो हम फिल्म पाकीज़ा का ये गाना सुन लेते हैं पहले। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है मेरी राह।
मिल गया था। सरेराह चलते 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 सरेराह चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। शब-ए इंतज़ार आखिर, शब-ए इंतज़ार आखिर, कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं। मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं। ये चिराग बुझ रहे हैं, 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 ये चिराग बुझ रहे हैं। मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते बहुत ही खूबसूरत गीत था ये फिल्म पाकीज़ा से। कौर साहब, आप गांव में पले बढ़े, शहर में आकर एक आपकी ही पंक्तियां मैं यहाँ पे सुना रही हूँ अपने लिसनर्स को। शहर में आकर इकाई नहीं, दहाई और सैकड़ा भी नहीं, करोड़ों नागरिकों की भीड़ का एक हिस्सा बन गया है और आदमी से नागरिक बन गया है। क्या गांव से शहर आने की कोई व्यथा कथा है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं शहर में भी आया, गांव में पैदा हुआ और गांव से यात्रा शुरू हुई और आज महानगर में है। तो कुछ लोग जो हैं वो अपनी, मैं कहूँगा कि औकात ही भूल जाते हैं, अस्तित्व भूल जाते हैं अपना, जहाँ उनकी जो जड़ होती है। जड़ होती है, जड़ों को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज भी गांव जाता हूँ, मैं अपनी जड़ों को नहीं भूलता हूँ। मुझे इतना आनंद आता है गांव में जाकर के। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो जो मेरी उम्र के लोग हैं वो कहते हैं, अरे गौर साहब आ गए। मैंने कहा, आप क्यों गौर साहब कहते हैं, आप मेरा नाम लीजिए। लेकिन नहीं, वो उसी तरह से सम्मान देते हैं। और तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शहर में आने के बाद गांव को तो नकार ही देते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उनकी बोली बदल जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति को लेकर के मैंने वो कविता लिखी थी। और मेरी कोई भी कविता ऐसी जरूर होती है कि उसमें वो पात्र मुझे मिलता जरूर है। मेरी कहानियों में भी यही बात है कि मेरे पात्र तो असली हैं और बाकी कल्पना है। बहुत बढ़िया। 18-19 साल का किशोर अपने जीवन की पहली किताब देवदास पढ़ता है।
और उसकी आखिरी पंक्तियां बस यही चाहेंगे कि किसी की मृत्यु देवदास की तरह न हो। पढ़कर वो बहुत रोता है। क्यों? पता नहीं क्या ऐसा दुख था लेखक के मन में, शरद चंद्र जी के मन में, कि किसी ने अगर ओरिजिनल वो पुस्तक पढ़ी हो तो पढ़ करके उतना ही गमगीन हो जाएगा और उसकी आंखों में भी आंसू झलक आएंगे, जैसा मेरे साथ हुआ। और वो जो उम्र होती है, आप समझिए कि 17-18 साल से लेकर के 21 साल तक की, 22 साल तक की, 4-5 साल की, उसमें भावुकता उस युवा के मन पर हावी रहती है। जहाँ कहीं भी कोई भावुकता की बात होगी, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी कच्ची उम्र के, इस उम्र के प्रेम जो है वो जीवन भर बने रहते हैं। ऐसा भी होता अब भी होता होगा, पता नहीं। अब भी होता है। जी जी जी। तो आपने कहा कि उस वक्त जो प्रेम होता है वो जीवन भर बना रहता है। हाँ, उसकी यादें जीवन भर रहती हैं, चाहे भले ही वो जीवन में मिले ना मिले। आपके साथ क्या हुआ? अब देखिए, हम उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर बहुत सी बातें जो हैं वो मेरे साथ जो हुआ जी, वो लोग कहेंगे कि ये कपोल कल्पित सी बात है। पंजाब में जब 1946-47 की बात हुई तब मैं 10-11 साल का था और मैंने नेहरू जी को बहुत करीब से देखा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। तो बाकी जहाँ हम रहते थे वो एक बहुत छोटा सा मकान था, गोड़वालों की धर्मशाला। ये ईस्ट दिल्ली में जमुना बाजार है, वहाँ पर है ये। तो वहाँ रिफ्यूजियों का एक परिवार आया और वो लगभग, मैं समझता हूँ कि जब मैं 9th में आ गया हूँ, 8th में 9th में, तब तक वहाँ रहा। और फिर वो चूंकि किराया नहीं दे पाते थे तो मालिक ने उनको वहाँ से निकाल दिया। तो वहीं मेरा एक दोस्त मिला, श्याम। तो श्याम, उसकी बहन और मैं, हम तीनों मिलके पढ़ते भी थे, बात भी करते थे, बैठते भी थे। और उसका घर का नाम मुन्नी था तो हम मुन्नी ही कहते थे और मेरी भी जहन में आज तक मुन्नी है। क्या बात है। मैं उसका नाम नहीं जानता। तो कुछ दिन के लिए मैं गांव गया, मेरी दादी जी बीमार थी और जब मैं लौट कर के आया तो परिवार वहाँ नहीं था। तो मैंने बहुत पूछा कि वो परिवार कहाँ गया। तो जो वहाँ केयर टेकर था उस धर्मशाला का, उसने कहा, अरे लड़के तू भाग यहाँ से, अभी से इसके चक्कर मरता है क्या? तो मैंने कहा, बाबा जी बात ये नहीं है, मैं श्याम की बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है। हाँ हाँ मैं समझता हूँ तू किसकी बात कर रहा है। अच्छा, ऐसे कहा उसने? हाँ, ऐसे ही बोले। तो बस वो एक जीवन में ऐसी याद बनी कि उसके बाद वो याद आज तक नहीं गई। क्या बात है। चलिए, इसी याद पे हम आपकी पसंद का वो गाना सुने क्या, फूल तुम्हें भेजा है खत में। ये मौका तो आपको नहीं मिला होगा लेकिन सरस्वती चंद्र का ये गाना बहुत सुंदर है और आपकी पसंद का है। ये फिल्म भी बहुत अच्छी ये थी। मैंने और पत्नी ने मिलके गाया भी है। क्या बात है। तो फिर हमें एक लाइन सुना भी दे आप। आपकी पत्नी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम ये गीत एक लाइन आपकी आवाज में सुन सकते हैं। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती हो
आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु मेरे यानी राजश्री के साथ, और हमारे आज के मेहमान हैं व्यवसायी और कवि B.L. गौड़। गौड़ साहब, बहुत अच्छी आवाज है आपकी और आप ऐसे ही तरन्नुम में कविताएं भी पढ़ते हैं। आपको डायरी लिखने की आदत है, बहुत शुरू से आप डायरी लिखते रहे हैं। क्या बात खास हुआ करती थी जिसे आप हमेशा के लिए याद रख लेना चाहते थे? ऐसी एक घटना का जिक्र आपने अभी किया, बहुत बचपन की बात है। जी। इसके अलावा व्हाट इज द रीजन कि आपको लगता है कि डायरी लिखना जरूरी है? क्यों बाध्य रहे आप डायरी लिखने के लिए, और क्या उन डायरीज को आज आप पलट कर देखते हैं, पढ़ते हैं? जी हाँ, आज मैं ये देखता हूँ कि मीडिया में भी जो आज जनरेशन है या आज जो लोग हैं, अब लोगों की रुचि किताब से भी हट रही है। वो जो कुछ भी है उनका फोन में समाहित है, और उसमें भी वो बहुत जल्दी में है। तो मैंने देखा कोई खास रेस्पॉन्स नहीं था उसका, तो फिर मैंने बंद कर दिया। 1970 की डायरी अभी मेरे पास है, और उससे पहले की 61-62 की भी शायद कुछ पढ़ी होंगी, उनके पन्ने गल गए हैं। उनमें बहुत कुछ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरी कविताएं प्रकृति से जन्म लेती हैं, तो जब मैंने कभी देखा कि सूरज पश्चिम में जा रहा है, उसकी लालिमा बिखर रही है और सारे घर लाल हो गए हैं, गुलाबी हो गए हैं, तो ऐसी कल्पना होती थी कि भाई जैसे संध्या जो है को पर्सोनिफाई करें कि कोई महिला है जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, इस तरह का वो सामने चित्र बनता था, और फिर मैं डायरी लिखता था। कुछ प्राकृतिक सुंदरता जो आपको बहुत आकर्षित करती थी, या कहीं आपके जहन में चित्र सा खिंच जाता था जिसे आप शब्दों में कोई दिया करते थे? इस तरह की कोई कविता याद है आपको जो आप हमें सुनाएंगे? हाँ, मुझे याद है और मैं चाहता हूँ उसको सुनाना। एक दिन मैं यूं ही गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा पार्क था जहाँ हम रहते थे। सब लोग घूमते हैं, सबका नजरिया जिंदगी का देखने का अलग होता है। तो वहाँ सरकार ने कुछ फूल लगाए थे, तो एक बहुत बड़ा गुलाब का फूल, सुबह 5:30 का टाइम रहा होगा गर्मियों का, तो मैंने देखा उस पर कुछ जो ओस के कण हैं वो लटक रहे हैं। तो मैं ऐसे ही देखता रहा, तो एक हमारे मित्र ने कहा क्या देख रहे हो? मैंने कहा तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तुम जाओ। अच्छा। तो मैंने उसे देखा और घर आके कविता लिखी। तो कविता मैं आपको सुना देता हूँ। जरूर।
मैं तहत में ही सुनाऊंगा, तरुण मेरा मुझे भगवान ने गला नहीं दिया तो कि पाखुरी की देह पर, गुलाब की जो पंखुड़ी है वो किसी की देह है, शरीर है, कि पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर, पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूं लगा, एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के लावे खिरे। क्या बात है, बहुत सुंदर। पाखुरी की देह पर, कि पाखुरी की देह पर उसके कण देखकर एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के लावे खिरे फूल पर। कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, कुछ देर में आकर यहाँ सूर्य निकल आएगा ना, उसकी किरणें इसको पी जाएंगी। कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धर कर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धर कर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। आ झुकेंगे ये धरा के भाल पर। कल्पना यह है कि कभी आप अगर शहर से निकल के देहात की तरफ जाएं और सावन का महीना हो, काले काले बादल झुक रहे हों, तब आप लम्बा देखिए तो आपको लगेगा कि धरा लेटी हुई है और बादल उसका माथा चूम रहा है। क्या बात है। ये कल्पना थी। तो कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। आ झुकेंगे ये धरा के भाल पर, या चूनरी बन 7 रंग की जा तनेंगे पाहनों के ढाल पर। पर्वतों के ढलान के ऊपर इंद्रधनुष बन जाएंगे वही कण जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। आ झुकेंगे ये धरा के भाल पर, या चूनरी बन 7 रंग की जा तनेंगे पाहनों की ढाल पर। या बनेंगे बूंद फिर से, या बनेंगे बूंद फिर से, या बनेंगे बूंद फिर से। आ गिरेंगे फूल पर या शूल पर, या फूल पर या शूल पर, कांटे पर या फूल जी, जी, वो कहीं तो गिरेंगे। तो आ गिरेंगे फूल पर या शूल पर, और पाखुरी की देह पर उसके कण देखकर एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के लावी खिरे फूल। ये बड़ी प्यारी पंक्ति है। अब यहाँ से कविता फिर एक यू टर्न लेती है। तमाम शायर और पोएट सारे जितने हिंदी के भी कवि हैं वो कहते हैं जिंदगी 4 दिन है। तो सबसे बड़ी बात बहादुर शाह जफर ने कही जब उन्हें फांसी दी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट दो गए, आरज़ू में 2 कट इंतजार गए। में। ये कवि जो है ये किसी से भी प्रश्न कर सकता है। वो सोचने लगा जब जिंदगी 4 ही दिन है और 2 आरज़ू में चले गए, 2 इंतजार में, तो हम जिए कब। इसी प्रश्न को लेकर फिर उसी फूल के पास पहुंचा। कह रही पुष्प तू 4 ही दिन तो खिलता है, तू हंसता है, मुस्कुराता है, लोगों को खुशियां देता है, और एक आदमी है जो जिंदगी भर रोता है। तो वहां उस फूल ने मुझे उत्तर दिया, वो मेरी कविता बनी। और वो क्या था वो देखें आप, कि फूल बोला मुस्कुराकर, अरे फूल बोला मुस्कुराकर, ध्यान दे इस बात पर है जिंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर। बहुत बढ़िया। फूल बोला मुस्कुराकर, ध्यान दे इस बात पर है जिंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर। तू झूम कर इसको बिता, तू जिंदगी के गीत गाना, बात कर अंधियार की, तू रोशनी के पास आ। नो डिस्ट्रेस इन लाइफ, न बात कर अंधियार की, न बात कर अंधियार की, तू रोशनी के पास आ। और 100 बरस के साधनों की भूल कर मत भूल कर, 100 बरस के साधनों की, 100 बरस के साधनों की भूल कर मत भूल कर। हम ये कुर्सी भी लेने जाते हैं तो 3 बार दुकानदार से पूछते हैं कि टूट तो नहीं जाएगी, कल कोई टूट जाएगी तो फिर क्या होगा। अपना पता नहीं है, कल को हम टूट गए तो क्या होगा। तो 100 बरस के साधनों की भूल कर मत भूल कर, और पाखुरी की देह पर ओस के कण देख कर एक पल को यूं लगा। बहुत सुंदर कविता है ये आपकी। और आपने जिस तरह से प्रकृति के प्रतिबिंब को उकेरा है ना, मुझे वो गीत याद आ रहा है, और आपकी ही पसंद का है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। बहुत सुंदर गीत है ना। फिल्म आनंद का मुकेश की आवाज में। क्योंकि मैंने देखा आपकी कविताओं में प्रकृति का बहुत जिक्र है, प्रकृति के प्रति प्रेम का जिक्र है। तो आपकी ही पसंद का ये गीत हम यहाँ सुनते हैं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के
दीप जलाए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गैरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पर आए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री और हमारे साथ हैं कवि और व्यवसायी बनवारी लाल गौड़। गौड़ साहब, आप इंजीनियर थे। मुझे याद है मैंने आपके कहीं किसी संस्मरण में ये बात पढ़ी थी, मार्बल माइंस के बगल से आपको रेलवे ट्रैक बिछाना था, वहां पर आपको कुछ अलग अनुभव हुआ। ये तो मुझे याद है कि कुछ आपने जिक्र किया था, लेकिन फिलहाल मैं उसे पूरा नहीं बता सकती अपने श्रोताओं को। मैं चाहती हूँ वो घटना आप हमारे साथ शेयर करें। जी, 1960 में मेरा ट्रांसफर मध्य प्रदेश के जंगलों में हो गया। वहाँ एक 100 किलोमीटर का एक रेलवे जो है निर्माण कर रही थी। मध्य प्रदेश के जंगल जो किसी ने देखे हैं तो ऐसे हैं, कोई जगह तो ऐसी भी होती है जहाँ 5 फुट पर भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इतने घने पेड़ होते हैं। उनमें से हमें ये अंदाज लगाना होता है कि हमारा जो रेलवे का ट्रैक जाएगा उसमें इकोनॉमी भी हो और वो ठीक से निकले, कहाँ जाके निकलेगा। तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, कभी इस पेड़ को कटवाएंगे, कभी उस पेड़ को कटवाएंगे। इस तरह से हम लोग अंदाज लगा के और वो लाइन की रेखा बनाते हैं कि यहाँ से ये ट्रैक जाएगा। तो उसके लिए हमारे कैंप लगते हैं, टेंटों में हमारी लाइफ होती है। कहीं 15 दिन का कैंप होता है, कहीं 1 महीने का, कहीं 3-3 महीने के कैंप लग जाते हैं। ऐसी ही एक जगह थी निंगा माइंस। तो जहाँ ये स्लेट मार्बल नहीं निकलता, उसमें गोले निकलते हैं मार्बल के और वो सीधे भिलाई जाते हैं, जो लोहे को साफ किया जाता है। तो बहुत बड़ी माइंस थी निंगा माइंस। वो महाराजा निंगा की उन्होंने बहुत मुकदमा लड़ा गवर्नमेंट से और वो अपने उसमें ले ली थी प्रॉपर्टी में, दिस इज माई प्रॉपर्टी। तो वहाँ हम लोगों कैंप लगाया, रेलवे का कैंप, और उसमें काफ़ी लोग थे, मैं भी उसी में था। मेरे साथ फैमिली भी थी और मेरा एक बेटा 5 साल का था और मिसेज अगेन प्रेग्नेंट थी। तो शाम को हम जैसे बैठते थे वहाँ पर, तो अपना टेंट छोड़ करके और हम करीब 50 मीटर के करीब एक पीपल का पेड़ था, चांदनी रात थी, जून के महीने में बहुत अच्छी हवा चल रही थी, हम वहाँ बैठ गए।
वहाँ बैठे हुए हैं भाई, 15 मिनट हुए बात कर रहे थे, तो मिसेज ने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और वो पेन से चिल्लाने लगी बहुत ज़्यादा। तो मैं उन्हें उठा तो नहीं सकता था, लेकिन मैं उन्हें धीरे धीरे सड़क की तरफ लाया। मैंने कहा देखते हैं कोई व्हीकल मिल जाए। तो वहाँ कोई व्हीकल नहीं, कुछ नहीं, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, सुनसान। और मेरे पास जो अपनी जीप थी उस दिन सर्विस के लिए हमने भेज दी, संडे का टाइम था। तो मैं देख रहा हूँ कि अब क्या होगा। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ 2 लाइटें जल रही हैं और कोई ट्रक उधर से आ रहा है। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे वो, क्योंकि वहाँ ऐसा टेरीन ऐसा था कि अभी तो हम 100 फुट नीचे चले जाएंगे सड़क ढलान पर, और फिर 100 फुट ऊपर जाएंगे। तो किसी भी ट्रक की या व्हीकल की जो स्पीड है वो 7-8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। और वहाँ से जो हमारा हेडक्वार्टर जहाँ हॉस्पिटल था वो करीब 40 किलोमीटर था। तो ट्रक वाले को मैंने रोका, तो वहाँ पर रेलवे के इंजीनियर्स के सम्मान बहुत था। वो सरदार था, तो उसने कहा बाबूजी बताइए। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। कहने के बैठो। हमको उसने ट्रक में आगे बिठाया और वहाँ से हम बगैर किसी को बताए हुए और सीधे हॉस्पिटल चले गए। हमने कहा इसको बचाना है, लेकिन जब तक ये बेहोश हो चुकी, और हम करीब करीब 3 घंटे का सफ़र करके तो हम रात को पहुँचे। तो वहाँ डॉक्टर बासु हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि किसी लेडी को बुलाइए। तो फिर एक महिला को बुलाया गया, वहीं से जो काम करते थे लोग, और रात के 2 बजे इनका ऑपरेशन हुआ। और डॉक्टर ने स्वयं किया कि कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा देखिए गौर साहब, अगर सुबह 11 बजे तक ये जीवित रहती हैं तब तो रहेंगी, अन्यथा आप समझिए कि आपकी विदाई है। ऐसी स्थिति हो गई थी जी। लेकिन हुआ ये कि सुबह वो होश में आ गई 12 बजे के करीब। और ये घटना जब हो गई और हम अपने कैंप पर आ गए, तो वहाँ मेरे एक माइन इंजीनियर थे डॉक्टर गैब्राल। उनसे मेरी दोस्ती इसलिए हो गई थी कि बहुत ही लर्नेड और थोड़ा लिटरेरी आदमी था। वो शाम को मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मिस्टर गौड़, nobody told you that you should not go there। दिन छुपने के बाद nobody will go। अच्छा, उसके बारे में मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं क्या है। उन्होंने कहा गांव से आसपास के गांव में या कहीं से कोई लेडी वहां नहीं जाती, मतलब क्रॉस नहीं होते। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात। फिर उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे एक सीनियर थे रेहानी साहब, वो यहाँ 1 महीने कैंप रहा था, उनकी मिसेज का हुआ। एक और थे मिस्टर पुरी, उनकी मिसेज का हुआ। नाउ यू आर द 3rd विक्टिम। ये था वो किस्सा जो है। आपके साथ ये अनुभव हुआ, बहुत स्ट्रेंज अनुभव। तो और आपको ये भी लगा कि भाई आप इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करते। वैसे भी विज्ञान के लोग इन बातों में नहीं यकीन करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कुछ आपके साथ। चलिए, यहाँ पर हम आपकी ही पसंद का एक और गाना सुनते हैं, फिल्म वो कौन थी का। इसका गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में आपको बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। सुनते हैं। लग जा गले हंसी रात लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से,
नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री और हमारे साथ हैं कवि और व्यवसायी बनवारी लाल गौड़। गौड़ साहब, 2005 में आपने पहली कविता लिखी। डायरी तो आप लिखते रहते थे, ऐसा क्या हुआ कि डायरी में उसे न लिखकर आप कविता लिखने पर बाध्य हो गए? हुआ ये था कि मेरा 34 बड़ा बेटा, ही वॉज MD, ही वॉज ए डॉक्टर, MBBS, DCH, MD रेडियोलॉजी और एक और भी डिग्री थी। तो वो रात को मुझे मिलने आया झांसी से और हम लोग 11 बजे तक बात करते रहे और मॉर्निंग में ड्यू टू साइलेंट MI ही वॉज नो मोर। बिल्कुल अचानक। और कोई रीजन पता नहीं चला, बस ये साइलेंट MI का मतलब है कि अचानक हार्ट का रुक जाना। तो मैं साइलेंट हो गया, मतलब मैं रो नहीं पाया और वो बहुत दिन तक ये स्थिति मेरी बनी रही। लोग मुझे कहें गीता पढ़ो, ये पढ़ो तो। लेकिन एक चीज़ थी ऐसी जो मुझे अंदर से खा रही थी बहुत बुरी तरह से। जब 2 महीने हो गए तो पत्नी ने साहस किया और उसने कहा कि मैं तो माँ हूँ, तुम अगर ये सब छोड़ दोगे तो बाकी हम क्या करेंगे, हमारे जो बच्चे हैं 3 उनका क्या करेंगे, आप उठिए और काम पर जाइए। तो 2 महीने के बाद फिर मैं जाने आने लगा। तो एक दिन मैं बैठा था और जहाँ से वो आता था DTC की बस से उतर के घर आता था रिक्शे में बैठ करके, तो उसी जगह से मैं देखता था जब उसका ये चिट्ठी या फ़ोन आ जाता था कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं इंतज़ार करता था। गाजियाबाद में ALT सेंटर है, वहाँ से उतर के वो आता था। उनको जब मैंने देखा कि अमलतास और गुलमोहर के पेड़ फले हुए हैं, मई जून का महीना है, तब मैंने ये कविता लिखी। इस शहर के रास्ते हैं तेरे ही वास्ते, तो एक बार आके देख, तो एक बार मुड़ कर देख। तो अब मुझे याद भी नहीं है, लेकिन वो किसी मेरी कविता पहली कविता थी। पहली। अभी जिससे पहले आपने कविता सुनाई थी और उसके बाद आपने ये बात कही कि नो डिस्ट्रेस इन लाइफ। हाँ, हम ये सोचते हैं ऐसा, हम ये चाहते हैं ऐसा, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कुछ घटता है हमारे, आपके, हम सब के, कि जहाँ हमें ये एहसास होता है कि जीवन चाहे 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल हमें तोड़ता है और हम फिर वहाँ से उठने की कोशिश करते हैं, है ना? और ये सोचते हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है, जीवन है तो फिर जीना है। चलिए, आपकी ही पसंद का फिल्म गाइड का ये गाना हम सुनते हैं। आज फिर जीने की तमन्ना। आज फिर जीने की तमन्ना है, लता मंगेशकर की आवाज में। आज फिर मरने का इरादा है।
खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म गाइड से, और हम बात कर रहे हैं बनवारी लाल गौड़ से। प्रोग्राम है लिटरेरी गुरु, चैनल है एफएम रेनबो 102.6 और मैं हूँ आपके साथ राजश्री त्रिवेदी। गौड़ साहब, आपकी ही पंक्तियां हैं, कुछ तो ऐसा हो कि आदमी की नींद खुल जाए, कि उसके अंतस में जमा पत्थर पिघल जाए, या फिर ईंट पत्थर काठ कंकड़ से बनाए घर बहुत, पर न जाने क्यों स्वयं का घर अधूरा ही रहा, या फिर पलक झपकते बीत गया दिन, सपनों के घर रैन, घटा जोड़ में गई जिंदगी, पल भर मिला न चैन। क्यों है, क्या है जो आपके अंदर कहीं भीतर आपको बेचैन करता है? देखने के लिए तो शोहरत है, दौलत है, आप प्रतिष्ठित कवि भी हैं, प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं, सब कुछ जो एक इंसान अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता होगा, सोचता होगा। डिस्ट्रेस इन लाइफ, आपकी वो बात मुझे बार बार याद आती है, लेकिन आपकी कविताओं में इस बेचैनी का जिक्र बार बार होता है। क्या है वो? ये तो एक शब्द होता है अनएक्सप्लिकेबल। मैं इसका वर्णन तो कुछ नहीं कर सकता जी, लेकिन बहुत गहराई में जाकर मैं देखता हूँ तो एक अकेलापन मेरे साथ हमेशा ट्रेवल करता है। और तमाम भीड़ होती है, हम भीड़ से निकल जाते हैं, लेकिन वो एक कभी कभी खालीपन और अकेलापन ऐसी रचनाओं को जन्म देता है। वो बना रहता है, बस कलम चलती रहती है। यहाँ पर फिर मैं आपके पसंद का एक गाना आपको ही सुनवाना चाहूँगी, और वो गाना होगा किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म प्रेम पुजारी का। ये गाना क्यों ये गाना क्यों पसंद है आपको? कि ये गाना पद्म विभूषण नीरज जी ने लिखा। जी जी। और उनके साथ मैंने 3 बार मंच साझा किया है। और मैं उनको, चूंकि मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के थे और मॉरिस नगर अलीगढ़ में रहते थे, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, तो मैं उनके जीवन को बहुत करीब से जानता था। तो ये गाना उन्होंने लिखा, फिल्म नैनो में कई गाने लिखे, जैसे उन्होंने एक ये भी लिखा है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। जी। उसकी अंतिम पंक्तियां तो उस गीत में भी नहीं है जो मुझे याद है। तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा कि शौखियों में घोला जाए थोड़ा सा शबाब, और फिर बुलाई जाए उसमें थोड़ी सी शराब, तो जो होगा नशा तैयार वो प्यार है। प्यार की अपनी ही अलग सी परिभाषा इन्होंने डाली, और बड़ी खूबसूरत परिभाषा है। वैसे आप प्यार को कैसे परिभाषित करेंगे? प्यार को परिभाषित मैं 2 लाइनों में कर देता हूँ जी। कि जीवन के यदि किसी मोड़ पर, जीवन के यदि किसी मोड़ पर राही मिल जाए, तो रहना होशियार, देखना प्यार न हो जाए। और प्यार क्या है, जो आपने पूछा मुझसे सवाल जी, कि प्यार वही जो चल कर आए, प्यार वही जो चल कर आए, आकर गले मिले, और फिर दोनों को लगे कि हम तो सदियों बाद मिले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो
छूलो तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आता जो याद बार बार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। और होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। रंग में पिघले सोना अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। रंग में पिघले सोना अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। धूप में छाँव में झूमती हवाओं में हर दम करे जो इंतजार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री और हमारे साथ हैं कवि और व्यवसायी बनवारी लाल गौड़। एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, फिर आपकी ही कविता की पंक्ति से ये प्रश्न होगा। सूरज के छिपने से पहले सजकर शाम चली आती है। सूरज के छिपने से पहले सजकर शाम चली आती है, जो मुट्ठी से रेत सरकती ऐसी उम्र ढली जाती है। आपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया जिसके ख्वाब आपने देखे होंगे, फिर भी ये शिकायत जीवन से, ईश्वर से या खुद से कि जो मुट्ठी से रेत सरकती ऐसी उम्र ढली जाती है। क्या कुछ पाना शेष है या उम्र के सरकते जाने का एहसास गहराता है आपको? बस यही है कि मुझे साहित्य के क्षेत्र में 14 पुस्तकें लिखने के बाद और साहित्य भूषण मिलने के बाद भी ये लगता है कि आई एम ए बिग जीरो इन लिटरेचर। व्हाई? पता नहीं क्यों लिखने की एक ललक दिमाग में अभी है कि जो मुझे लिखना है वो लिखा नहीं गया। कि जैसे मैंने जब निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा तो आई वाज ए बिग जीरो। You became a hero then. तो वो जिद जो है वो साहित्य में भी घुसी हुई है कि मैं साहित्य में अगर घुसा हूँ तो साहित्य में भी मुझे पीक पर जाना है। तो वो चीज है, अभी डिससैटिस्फैक्शन है। आई हैव टू राइट समथिंग। यू आर राइटिंग कॉन्स्टेंटली। बहुत अलग अलग विषयों पे आप लिखते रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी राजनीतिक बातें भी आप लिखते रहते हैं और बिल्कुल निडर होके लिखते हैं। और मुझे नहीं पता कि आप किस शिखर की बात कर रहे हैं। ये प्यास शायद आपको और ज़्यादा लिखवाएगी आपसे और हमें आपको और बहुत पढ़ने का मौका भी मिलेगा। जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, चाहे वो कविता का क्षेत्र हो या आपकी तरह निर्माण के क्षेत्र में हो, आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे खुद इतने अनुभवी होने के बाद? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में भी घुसे, चाहे साहित्य का हो या निर्माण का हो, उन्हें नाकामयाबी जो होती है जिंदगी में वो कई बार मिलेगी। तो आज का युवा बहुत जल्दी में रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो कहता है कि अरे इसमें कुछ नहीं है, चलो दूसरा रास्ता पकड़ो। ऐसा नहीं है। अगर किसी राह पे आप चले हैं तो ये मत देखो कि आगे अंधेरा है। हर अंधेरे के पार एक दिया टिमटिमाता मिलेगा। आगे तो बढ़ो, वो हिम्मत तो बटोरो, उस पथ को मत छोड़ो, देखो फिर आगे क्या है। वो मैंने अपने जीवन में यही किया। मेरे पास बहुत डिफिकल्टीज बहुत सामने आई इस निर्माण के क्षेत्र में भी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तो छोड़ा नहीं तो उसका परिणाम आज आपके सामने। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, है ना? थैंक यू। बहुत सुंदर। आपने इस गीत का जिक्र किया था, फिल्म नई उम्र की नई फसल का ये गीत, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कारवां अभी है और ये कारवां चलता रहेगा। आप किताबों का निर्माण भी करते रहेंगे भवनों के निर्माण के साथ साथ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया
हमें वक्त देने के लिए। मुझे पता है आपका वक्त बहुत कीमती है यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौड़ साहब। और ये धन्यवाद। गीत सुनते हैं आपकी पसंद का। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, स्वप्न हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था कि देख आईना से हर उठा, इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा, कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली के घुट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया।